के सेशन से पहले कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले कि आप लोगों को पता ही है कि कोरोना के कुछ दिनों से 1 लाख से ऊपर केस आ रहे हैं। तो कोरोना के केस को देखते हुए कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, उसमें गाना याद आ रहा है कि सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। मगर कोरोना को देखते हुए इस गाने को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है और गाने के बोल कुछ इस तरह हैं कि सांस में तेरी सांस मिली तो मेरी लग गई और तेरी लग गई। तो इसीलिए कोरोना को देखते हुए आप सब लोग फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, ठीक है। सोशल एटिकेट्स को फॉलो करें, जैसे हाथ धोएं, अगर छींकें तो भीड़ में छींकें तो नाक और मुंह को ढकें। ये सब चीज़ों को फॉलो करें और अपने आप को सेफ रखें और सुरक्षित रहें। इसी मैसेज के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, आप लोगों को पता भी होगा कि फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। आपको पता है कि हमारे बॉडी के सारे सेल्स जो होते हैं वो एक इंटरनल एनवायरनमेंट में बात कर रहे होते हैं। पानी इंटरनल सी जिसे हम कहते हैं उसके अंदर रहते हैं और उसके अंदर रहने की वजह से ही उनको सारे न्यूट्रिशंस, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे ऑक्सीजन सब कुछ उनको वहीं से मिलता है। हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, दे ऑल वर्क इन अ सिंक्रोनी, दे ऑल वर्क टुगेदर टू मेंटेन दिस इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरनल मिलियू। वैसे ही सारे सिस्टम्स की तरह हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका भी फंक्शन यही है, टू मेंटेन द इंटरनल मिलियू ऑफ द बॉडी। जैसे कि टेम्परेचर हो गया इंटरनल मिलियू का एक कॉम्पोनेंट, पीएच हो गया, ग्लूकोज हो गया, वैसे ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को टिश्यू के लेवल तक पहुंचाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हमारे लंग्स करते हैं। ओके, तो लंग्स का फंक्शन है टू मेंटेन दिस इंटरनल मिलियू ऑफ कॉम्पोनेंट विच इज ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो लंग्स का काम है ऑक्सीजन को मेंटेन रखना, पर साथ साथ जो एक वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है हमारे बॉडी में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जब एटीपी प्रोड्यूस करता है तो एक वेस्ट बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी आपके लंग्स का ही है। सो दिस गैसियस एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ टिश्यूज एंड एट द लेवल ऑफ लंग्स, दिस फंक्शन इज टेकन केयर बाय द लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ओके, सो उसे स्टार्ट करने के लिए पहले हम कुछ बेसिक फंडे हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स के, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता है कि इट स्टार्ट फ्रॉम योर नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम योर नोज, देन nasopharynx and then finally comes down to trachea. Trachea is nothing but a conduit. It acts as a conductor. It conducts the air from the external environment to the internal lungs. ठीक है, ट्रैकिया बाइफरकेट्स और जाके राइट और लेफ्ट ब्रोंकस बनाता है और वहां पर आपका लंग्स होती है, कुछ ऐसा। ठीक है, राइट लंग लेफ्ट लंग। एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि चॉक्स में ले लेता हूं यहीं पर, सॉरी, एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लंग्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय एन थिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन, फाइब्रस मेम्ब्रेन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें खास ध्यान देना आपको जरा। जो लंग्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय दिस thin epithelial covering which is called as pleura। ये कवरिंग है हमारे लंग्स की, दोनों लंग्स, राइट और लंग्स, जो लंग्स होते हैं they are covered by this, इसको मैंने ब्लू से बनाया है अभी, ये हमारे लंग्स के ऊपर कवरिंग है। This is called as बच्चों प्लीज अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, प्लीज अभी करिए, मैं सब बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, ऑफ कर, प्रवीण बेटे अपना ऑफ करो माइक, मैं बता रहा हूँ, कहता हूँ ना बेटे, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज विसरा। ये विसरा से विसरल टिश्यू हमारी बॉडी जितने भी विसरा, तो जो विसरा पे जो प्लूरा की कवरिंग अटैच है दैट इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। इसी के अलग से थोड़ा सा दूर साथ में एक और कवरिंग होती है
दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा। मैं सब बताऊंगा बच्चों, परेशान मत सुनो, बस सिर्फ हम अभी सुनो खाली मेरी बातों को। दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, और ये हो गया आपका पैराइटल प्लूरा। ओके, ये आपका विसरल प्लूरा जो लंग्स से लगा हुआ है, विसरा से लगा हुआ है तो विसरल प्लूरा, और विसरा से जो दूर है दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा। ठीक है, आपने फिर से ध्यान दीजिएगा, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हुआ और जाके अपने लंग्स में डिवाइड हो गया। उसके लंग्स के ऊपर एक कवरिंग है एपिथेलियल कवरिंग जिसका हम कहते हैं विसरल प्लूरा, और उसके ऊपर एक और कवरिंग है जिसको कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में जो स्पेस है, ये प्लूरा के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी। आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये कैविटी का स्पेस बनाया है, रियलिटी में ऐसा कोई स्पेस होता नहीं है। विसरल एंड पैराइटल प्लूरा, अगर ये विसरल है और पैराइटल प्लूरा दोनों एक दूसरे से सटे होते हैं, एकदम चिपके होते हैं एकदम। देयर इज नो पोटेंशियल स्पेस व्हिच आई हैव ड्रॉन जस्ट टू शो यू द स्पेस, बट देयर इज नो सच स्पेस। ठीक है, ये जगह होती नहीं है, बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर स्पेस बनाया है, और स्पेस का नाम है प्लूरल कैविटी। ओके बच्चों, ठीक है। ऑब्वियसली जब हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं या फिर हमारे लंग्स छोटे होते हैं तो ये प्लूरा जो होते हैं आपस में रब करते हैं एक दूसरे को। विसरल प्लूरा रब्स विद द पैराइटल प्लूरा, और अगर ये रबिंग होगी, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, है ना, फ्रिक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा, इंजरी होगी। तो इस इन्फ्लेमेशन इंजरी से बचने के लिए देयर इज अ फ्लूइड इन दिस प्लूरल कैविटी व्हिच इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। दिस प्लूरल फ्लूइड इट एक्ट्स as a lubricant and it allows the smooth movement of the visceral pleura over parietal pleura and vice versa. Okay, so there is a fluid in this pleural cavity. फिर आपको पता है कि इसके बाद parietal pleura के बाद आपकी rib cage, आपका thorax स्टार्ट आता है which is made of ribs. ये ribs भरी हुई हैं, दोनों तरफ ribs, ठीक है, और रिब्स के बीच में आपके मसल्स, ये रिब्स हो गई और रिब्स के साथ से आपकी मसल्स हो गई। ठीक है, और नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होती है फॉर रेस्पिरेशन व्हिच इज कॉल्ड एज डायफ्राम, लाइक दिस। ओके, फिर से समझते हैं बच्चों इस डायग्राम को, पूरे डायग्राम को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने सांस लिया, नाक से सांस ली, नाक से सांस उधर पहुंची आपके ट्रैकिया में, ट्रैकिया आगे लेके डिवाइड हुआ राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में, ब्रोंकस ने आपके हवा को पहुंचाई लंग्स के अंदर। लंग्स जो आपके हैं राइट और लेफ्ट लंग, राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों के ऊपर एक कवरिंग होती है जिस कॉल्ड एज विसरल प्लूरा, और उसके ऊपर एक और कवरिंग है जिस कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा। उसके बाद आपका रिब केज स्टार्ट हो गया, ये बोन्स है, ये रिब्स की बोन्स है, ये आपकी ये बोन्स रिब्स हो गई, हड्डियां हमारी, और उन रिब्स के बीच में आपकी ये मसल्स हैं व्हिच आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल। दो मसल्स दो बोन्स के बीच में है, इट्स कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स। अलग तरह की होती हैं, एक्सटर्नल कोस्टल, इंटरनल कोस्टल, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये पूरा डायग्राम है आपका लंग्स का, और साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होती है डायफ्राम, जो कि आपके थोरैक्स को एब्डोमेन से सेपरेट करती है, डायफ्राम एक मसल होती है। ओके, सो ये डायग्राम पूरा आपको समझना है। पहले तो ये डायग्राम बेसिक डायग्राम होता है ये। अब हम बात कर लेते हैं गैसेस एक्सचेंज की। गैस एक्सचेंज होने के लिए गैस को अंदर आना जरूरी है और फिर बाहर जाना जरूरी है। आपको पता है कि गैस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ये बेसिक कंसेप्ट फिजिक्स का है जो आपको याद होगा 12th स्टेप में। तो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करेगी, पर यहाँ पर हमने प्रेशर की बात ही नहीं करी, तो प्रेशर की बात भी कर लेते हैं। कुछ प्रेशर होते हैं जो हमारे लंग्स के अंदर काम करते हैं। चूंकि ये हमारा सिस्टम लंग्स is also called as respiratory system, it is also called as pulmonary system. So pulmonary system के अंदर intrapulmonary प्रेशर ये, और एक होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर है सिस्टम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों समझिएगा, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर।
there is no barrier, there is no demarcation between atmospheric pressure and intrapulmonary pressure. They are in continuity to each other through nose, nasopharynx, trachea, bronchi, terminal bronchi, alveoli तक आते आते ये सारा प्रेशर एक ही है पूरी बॉडी का. So these two has to be same, which is 760 mm of mercury. So intrapulmonary pressure and atmospheric pressure is same, that is called as 760 mm mercury और zero pressure भी कहते हैं इसको हम, zero, क्योंकि ये zero है, ये सी लेवल पे होता है, that is why it's called as zero pressure. आप देख सकते हैं कि जो ये आपका प्लूरा है, प्लूरल कैविटी है, that is a closed cavity. It is a closed cavity and it's separate from the atmospheric pressure. So the pressure inside these two, between this pleura, which is called as intrapulmonary pressure, that has to be different. अब ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या है? इसको डिटरमाइन करने के लिए तीन चीजें हमारी बहुत काम देती हैं. एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स, ठीक है, दूसरा है सरफेस टेंशन इन द लंग्स और तीसरा है इलास्टिसिटी ऑफ द चेस्ट वॉल. तीनों को एक करके हम लोग समझते हैं. सबसे पहले इलास्टिसिटी. व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की टू रेजिस्ट इट्स ओरिजिनल शेप. जैसे कि अगर आप रबर बैंड को खींचेंगे तो इट रेजिस्ट दैट चेंज इन द फॉर्म, इट ट्राइज टू कम बैक इनटू इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. सो लंग्स की जो नेचुरल इलास्टिसिटी है दैट इज टू कोलैप्स, उसे पिचकना है, उसको बंद होना है उसको, तो लंग्स की इलास्टिसिटी उसको पिचकाती है. ओके, सो लंग्स विल ऑलवेज ट्राई टू कोलैप्स, ये उसका नेचुरल टेंडेंसी है. ओके, सो लंग्स विल ट्राई टू कोलैप्स. फिर दूसरा है सरफेस टेंशन. जब भी हम सांस लेते हैं तो एयर अंदर जाती है, एयर और वाटर इंटरफेस बनता है आपके लंग्स के अंदर, जो कि एक टेंशन प्रोवाइड करता है. उसका भी काम है मिनिमम एरिया को एक्वायर करना. सो उसका भी, उसकी वजह से भी लंग्स की टेंडेंसी होती है टू कोलैप्स. ओके, मगर जो आपकी इलास्टिक चेस्ट वॉल भी आपकी मसल्स, कार्टिलेज से बनी हुई है, इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई है, तो वो भी इसकी भी अपनी इलास्टिसिटी है और बाय दैट वर्चुअल इलास्टिसिटी ट्राइज टू एक्सपैंड. ओके, दो अपोजिंग फोर्सेस हैं. एक फोर्स है जो इस तरफ काम कर रहा है, दूसरा फोर्स है वो इस तरफ काम कर रहा है, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो आपकी प्लूरल कैविटी है वो फैल रही है. जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स है वो इस तरफ खींच रहा है प्लूरल कैविटी को, और जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ लंग चेस्ट वॉल है वो इस तरफ खींच रही है. इन दोनों के खींचने की वजह से जो आपका वॉल्यूम है, प्लूरल कैविटी का प्लूरल स्पेस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये इसको इस तरफ खींच रहा है और ये इसको इस तरफ खींच रहा है. इसकी वजह से वॉल्यूम इसका बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीजेस. और एक फिजिक्स से आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ कहता है P into V is constant. हमें समझना नहीं है बॉयल्स लॉ क्या होता है, हमें सिर्फ इसका अप्लाइड यहां लगाना है. अप्लाइड ये है कि जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा. यहां पर क्या हो रहा है, यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा. तो इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर विल डिक्रीज. So the pressure in the pleural cavity is low as compared to that of atmospheric pressure or intrapleural pressure. And how much it is low? It is around 7. Intrapleural pressure is around 756 millimeter of mercury. बच्चों बात खास ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो लंग्स के अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो है आपका 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. जो आपके बाहर एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसका प्रेशर भी 760 मिलीमीटर मर्करी है. मगर जो आपका प्लूरा है, इंट्राप्लूरल स्पेस है, उसके अंदर जो प्रेशर है जिस कॉल्ड एज इंट्राप्लूरल प्रेशर, दैट इज 756 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, व्हिच इज लो, जीरो नेगेटिव है, ये जीरो से कम है. 756 minus 760 is minus 4, so it is minus 4 millimeter of mercury. This can be also written as 0 millimeter of mercury. This can also be written as 0 millimeter of mercury, and this can be written as minus 4 millimeter of mercury. Got the point?
ठीक है, तो तीन चीजें हैं जो कि आपके इंट्रापोलर प्रेशर को नेगेटिव बनाती हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग, क्योंकि लंग का काम है कोलैप्स करना, सरफेस टेंशन व्हिच विल आल्सो कोलैप्स द लंग्स, एंड थर्ड इज इलास्टिसिटी ऑफ चेस्ट वॉल व्हिच विल एक्सपैंड द चेस्ट वॉल। तो ये दो अलग अलग फोर्सेस उल्टी डायरेक्शन काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ये वॉल्यूम बढ़ जाता है। लिटरली नहीं बढ़ता है, इट टेंड्स टू इंक्रीज, बढ़ाएगा। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपका प्रेशर यहाँ कम हो गया। सो यू कैन अज्यूम कि अगर हम यहाँ पर एक पंक्चर कर दें, कोई एक बड़ा चाकू लेकर हमने मारा और उसे पंक्चर किया, सो बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेशर एयर विल सक्ड इन, हवा अंदर जाएगी और लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज नीमोथोरैक्स। और तो कौन नीमोथोरैक्स इसलिए होगा क्योंकि तब तक अंदर एयर आती रहेगी जब तक ये 756 से 760 ना हो जाए। एयर विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जब एयर अंदर फ्लो करेगी तो इसको पुश करेगी लंग्स को, और लंग्स विल कोलैप्स एंड विल बिकम नीमोथोरैक्स। एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये हो गए प्रेशर। मगर आप देख सकते हैं कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 760 है और इंटरपल्मोनरी प्रेशर भी 760 है, तो दोनों बराबर हैं। तो एयर विल नाइदर कम इन नाइदर विल गो आउट, बिकॉज प्रेशर इज सेम। तो कैसे इंस्पिरेशन, कैसे हम सांस लेते हैं, उसके बारे में हम अब समझेंगे यहाँ से, ठीक है। सब समझ आ गया आप लोगों बच्चों? कैसे ट्रैकिया, राइट लेफ्ट ब्रोंकाई, लंग्स, कवरिंग ऑफ द लंग्स पूरा, वेसल पूरा, पेटर पूरा, उसके ऊपर चेस्ट वॉल की इलास्टिक रिकॉइल, डायफ्राम, ये सब समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे कैसे इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं थ्रू द फेरिक नर्व। फेरिक नर्व इज C3, C4, C5 उसकी गुड वैल्यू है, वो हमारे डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। ये हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा रोस्ट्रल कॉर्डल मतलब कि ये डायमीटर, ये ऐसे, इट इंक्रीजेस बाय 1 सेंटीमीटर। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम गोज डाउन अराउंड 1 सेंटीमीटर, इट गोज डाउन। जैसे ही नीचे गया ये वॉल्यूम बढ़ गया, रोस्ट्रल कॉर्डल डायमीटर बढ़ गया, ये बात। और साथ साथ में क्या होता है, आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से आपका ट्रांसवर्स और एपी डायमीटर लंग्स, चेस्ट वॉल का बढ़ जाता है, तो पूरा वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा, यहाँ पर जैसे वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ, फिर आप वॉइस लॉ को देखिए, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर फ्रॉम 760 बिकम 759। जैसे ही प्रेशर 759 हुआ, अब ये हो गया हाई प्रेशर, ये हो गया लो प्रेशर, एंड एयर विल स्टार्ट कमिंग इन बिकॉज ऑफ एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है बच्चों। ये होता है। अब ये होता कैसे है इसको समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इसमें रब करता हूँ, हटाता हूँ और थोड़ा यहाँ पे और डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोग बच्चों, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो शेयर करूंगा। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? रिलैक्स, चिल, ओके। सो ये कैसे होता है, ये डायफ्राम कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? डायफ्राम तो एक मसल से बनी हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये रोस्ट्रल कॉर्डल डायमीटर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये एरिया सरफेस वॉल्यूम बढ़ रहा है। मगर ये कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए दो इफेक्ट्स हैं, आपको समझने पड़ेंगे। पहला इफेक्ट है आपका बकेट हैंडल इफेक्ट। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या होता है कि ये आपका वर्टिब्रा है, मैं ऐसे बना रहा हूं आपको समझाने के लिए खाली, ठीक है। ये वर्टिब्रा बनाया मैंने, और वर्टिब्रा से ही आपकी रिब्स निकलती हैं, ऐसे रिब निकली और आगे आके आपके स्टर्नम पे अटैच हो गई, ये स्टर्नम है, ओके, ठीक है। ये वर्टिब्रा, ये रिब है, एक रिब मैंने बनाई है समझाने के लिए आपको, और ये आपका स्टर्नम है। ये वर्टिब्रा से यहाँ से स्टार्ट हुई, घूमती हुई आई, गोल घूमती हुई आई, और आगे आपके स्टर्नम पे अटैच हो गई, ठीक है। ये स्टर्नम है आगे वाला, ये रिब है, और पीछे ये वर्टिब्रा मैंने बनाया है, ठीक है। अब जैसे ही इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, वो ऐसे ऑब्लिकली ऑन फॉरवर्ड इंसर्ट होती हैं, वो ऊपर वाली रिब के नीचे अटैच होती है और नीचे वाली रिब के ऊपर अटैच होती है। तो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो आपकी रिब को ऐसे ऊपर लिफ्ट कर देती हैं, ये
कुछ ऐसे रिब को उठा दिया उसने। लिफ्ट, जैसे कि आपकी बाल्टी है, बाल्टी का हैंडल उठाते हैं हम, जैसे ऐसे उठाते हैं बाल्टी का हैंडल, वैसे ही रिब जो है वो ऊपर उठ गई है। रिब के ऊपर उठने की वजह से आपका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है चेस्ट का वो बढ़ गया। ऐसे रिब उठी ऊपर, ये रिब है, ये ऐसे उठी, उठने की वजह से आपका ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज एग्जांपल ऑफ बकेट। ये बकेट की तरह है, बाल्टी, बकेट का हैंडल, बकेट हैंडल इफेक्ट। ओके, ये एक इफेक्ट है। ये होता क्यों है? बिकॉज आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो रिब्स को, चूंकि उनका पोजीशनिंग ऐसी होती है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो नीचे वाली रिब को ऊपर उठा देती हैं। तो 2 से लेकर के 10 तक की जो रिब्स हैं वो ऐसे ऊपर उठ जाती हैं। उनके ऊपर उठने की वजह से आपका ट्रांसवर्स डायमीटर, दिस इज ट्रांसवर्स, दिस इज एपी, ऐसे पीछे रहेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और दिस इज ट्रांसवर्स डायमीटर। तो रिब्स के उठने की वजह से आपका ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम, इंट्रास्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो गया। तो दिस इज बकेट हैंडल इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट होता है वाटर पंप हैंडल इफेक्ट। ये क्या होता है? ये होता है क्या कि जब आपके ये आपके वर्टिब्रा है, ठीक है, मैं थोड़ा मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब हो चुकी, प्लीज बेयर विद मी। ये आपकी वर्टिब्रा, ठीक है, और ये आपका स्टर्नम है, ठीक है, ये रिब ऐसे आके जुड़ी, वही है, ये ऐसे खड़ा हूं मैं, ये वर्टिब्रा है, ये स्टर्नम है, और ये रिब है, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये दूसरे कैसे बना रहा हूं मैं, ये आपके स्टर्नम को कुछ ऐसे उठा देता है, ऐसे, जैसे कि हम लोग हैंड पंप का नल उठाते हैं, ऐसे ही देखिए आपका ये नॉर्मल था पहले, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो स्टर्नम को ऐसे उठा दिया। ऐसे उठाने की वजह से जो आपका एपी डायमीटर है वो बढ़ गया। तो दोनों ट्रांसवर्स डायमीटर भी बढ़ा और आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी बढ़ा। दोनों डायमीटर बढ़ने की वजह से आपका इंट्रास्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। इंट्रास्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो गया। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होते ही आपकी जो एयर है वो हाई प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बाहर थी, उससे अंदर आनी शुरू हो गई और लंग्स आपके एक्सपैंड कर गए। बच्चों समझ में आया आपको मेरी बात? थोड़ा सा बेसिक है, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही बेसिक चीज है। फिर समझिएगा कि दो इफेक्ट होते हैं, 2 मेन मसल्स हैं हमारी इंस्पिरेशन की, 2 मेन मसल्स हैं हमारी, एक डायफ्राम है, दूसरी इंटरकोस्टल मसल्स हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाती हैं। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो नीचे पुश होगी, नीचे जाएगी अराउंड 1 सेंटीमीटर, इट गोज डाउन। जैसे नीचे गई आपका रोस्ट्रल का होता है कि फेस, नाक, और कॉर्डल का होता है टेल। तो रोस्ट्रल कॉर्डल डायमीटर, ROSTR, रोस्ट्रल कॉर्डल मतलब टेल, रोस्ट्रल कॉर्डल डायमीटर बढ़ गया, ये डायमीटर बढ़ गया, ये नीचे चली गई, ये मैंने अभी बनाया हुआ है, और ये दूसरे कलर से बना दिया मैंने, अराउंड 1 सेंटीमीटर नीचे चला गया। तो पहले डायमीटर इतना था, अब डायमीटर इतना हो गया, है ना, अराउंड 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, ये देखिए आप। तो ये एक वॉल्यूम बढ़ा। दूसरा, आपके इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका वाटर पंप हैंडल और बकेट हैंडल इफेक्ट आया, जिसकी वजह से आपका ट्रांसवर्स और एपी डायमीटर दोनों बढ़ गया। इन 3 इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम, it goes 1 centimeter down, so rostral caudal diameter increases, and because of contraction of intercostal muscles, and because of effect of bucket handle effect and water pump handle effect, your AP and transverse diameter both increases. So इन सारे इफेक्ट की वजह से आपका इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम जो था वो बढ़ गया, और इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो गया, बिकॉज P into V should be constant. तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम हुआ, जैसे ही प्रेशर कम हुआ बाहर का प्रेशर बढ़ गया। अब एयर जो है वो बाहर जो प्रेशर ज्यादा है उससे अंदर आएगी, तो एयर विल स्टार्ट फ्लोइंग इन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन, ब्रीदिंग। ओके, सो यू कैन सी ब्रीदिंग इंस्पिरेशन, बेसिकली ब्रीदिंग इन, और इंस्पिरेशन इज मेनली बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ 2 मसल्स, व्हिच इज डायफ्राम, जो हमारे थोरैक्स और गलन को अलग करती है, डायफ्राम यहाँ होता है,
दूसरा हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती है हमारी, ठीक है, रिब्स के बीच में होती है इंटरकोस्टल मसल्स, वो जब एक्ट करती हैं तो हमारा इंस्पिरेशन होता है। गॉट द पॉइंट? और भी इंस्पिरेशन की मसल्स होती है, सेकेंडरी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन और सेकेंडरी मसल्स ऑफ ब्रीदिंग, लाइक स्कैलिंग मसल्स जो हमारे फर्स्ट और सेकेंडरी पे अटैच होती है, देन स्टर्नोक्लेटोमेस्टोइड, देन मसल्स ऑफ नेक एंड मसल्स ऑफ बैक, दे आर एसेसरी मसल्स। नॉर्मली ये एक्ट नहीं कर रही होती, पर इन केसेस ऑफ फोर्स और लेबर्ड ब्रीदिंग ये हमारी एनानाजाइज होती है, ये सब हमारी सेकेंडरी मसल्स होती हैं, ये भी हमारी काम करना शुरू कर देती है। बट नेचुरली नॉर्मली हमारी सिर्फ दो मसल्स होती हैं, एक डायफ्राम और एक इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करती है। गॉट द पॉइंट बच्चों? यहाँ तक सब कुछ ठीक है। तो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर व्हिच हैपन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, द एयर स्टार्ट्स फ्लोइंग इन, और एयर तब तक फ्लो करेगी एयर जब तक बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों बराबर नहीं हो जाते। 759 से जब तक 760 नहीं हो जाएगा ये प्रेशर अंदर का, तब तक हवा अंदर आती रहेगी। जैसे ही अंदर का प्रेशर 760 हो जाएगा, नाउ they equilibrate to each other and air will stop coming in, breathing in, or inspiration will stop because pressure here and here are in equilibrium. From here expiration or breathing out, सांस बाहर छोड़ने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। Because of contraction and energy stored in the muscles, the expiration is mainly of a passive process. इतना एक्टिव प्रोसेस नहीं है, it is mainly of a passive process. जब मसल रिलैक्स करेगी, डायफ्राम आपका रिलैक्स करेगा, वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की, पहले यहाँ था, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला गया, ठीक है, ये वापस यहाँ आ गया, और आपकी मसल्स ये जो थी इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स कर गई। अगेन रिलैक्स करने की वजह से ट्रांसवर्स डायमीटर कम हो गया और आपका एपी डायमीटर भी कम हो गया, बिकॉज स्टर्नम विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इन सब की वजह होने की वजह से आपका वॉल्यूम जो है अब कम हो गया। जैसे ही वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर विल इंक्रीज, सो प्रेशर इनसाइड द पल्मोनरी सिस्टम बिकम्स 761, वन मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर प्रेशर यहाँ बढ़ गया, यहाँ प्रेशर कम है, तो अगेन गैसेस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ऐसे होता है हमारा एक्सपिरेशन। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझते हैं, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, प्रेशर समझ लीजिए, अगर आपको प्रेशर आपको याद है सारे, आपको तीन मेन प्रेशर हैं। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जिस ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रा एल्वियोलर, क्योंकि ये एल्वियोलाई होते हैं, विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, एल्वियोलर। तो इंट्रा पल्मोनरी और इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, पहला प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, एंड थर्ड इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीनों की वैल्यू पता है आपको। इंट्रापल्मोनरी और इंट्राएल्वियोलर प्रेशर इज 760 और 0, एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर दिस इज 756 -4। ओके, -4 ही कम होता है, ठीक है, बिकॉज आपके इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग जो लंग्स को कोलैप्स कराएगा, और इलास्टिक रिकॉइल ऑफ चेस्ट वॉल जो कि उसको एक्सपैंड कराएगा। इन दोनों की वजह से आपका ये खींचेंगे दूसरे को, खींचने की वजह से जो स्पेस दोनों के बीच में उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर कम होगा। तो ये होता है 756 लेस देन और नेगेटिव 0, -0, लेस देन 0, ठीक है। 768 756 प्रेशर ये होता है ये। ओके, ठीक है, तो 760 इंट्राएल्वियोलर और इंट्राप्लूरल प्रेशर, 756 इंट्राप्लूरल प्रेशर, एंड 760 इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। तो हमेशा एयर तभी फ्लो करेगी जब प्रेशर में चेंज होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर फ्लो करेगी, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। आपका ट्रांसवर्स डायमीटर और एपी डायमीटर बढ़ जाता है, और आपका इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने की वजह से एयर अंदर आती है, और जब ये रिलैक्स करता है, रिलैक्स करने की वजह से वॉल्यूम फिर से कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एयर विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट, और तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक दोनों बिकम्स 760, तब तक हवा बाहर जाती रहेगी जब तक ये 760 नहीं हो जाता, एंड इट बिकम्स इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Got the point? This is how mechanics of inspiration and expiration. Inspiration is an active process. It's happening because of contraction of muscle. Muscle contraction requires ATP. ATP चाहिए, इसका मतलब है कि ये एक active process है।
रिलैक्सेशन इज अ पैसिव प्रोसेस बिकॉज जस्ट ये मसल रिलैक्स हो जा रही है और रिलैक्स होने की वजह से एयर बाहर चली जा रही है, तो इट इज मोर ऑफ अ पैसिव प्रोसेस। मगर कई बार एक्सपिरेशन भी एक्टिव प्रोसेस बन जाता है इन केसेस ऑफ एस्थमा, इन केसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे, जहाँ हमें फोर्सफुली बाहर हवा निकालनी पड़ती है, उन कंडीशंस में आपका एक्सपिरेशन भी एक एक्टिव प्रोसेस बन जाता है। हमारी एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डायफ्राम पुश करता है और पुशिंग की वजह से आपकी एयर बाहर जाती है। कुछ ऐसा ही होता है हमारे कफ, जब हम छींकते हैं, हम खांसते हैं, हम पेट से हमारा पेट की जो मसल मिश्रा होते हैं वो धक्का देते हैं डायफ्राम के ऊपर, इसकी वजह से वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, हम छींकते हैं, हम खांसते हैं। ओके, ये सब बात की बातें हैं, हम बेसिक समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल कैसे आपका मैकेनिक्स काम करता है। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, बकेट हैंडल इफेक्ट और वाटर पंप हैंडल इफेक्ट। तो कैसे हो रहा है मैंने है आपको, ठीक है। एक्सपिरेशन जो है सांस बाहर निकालने का जो प्रोसीजर है वो इट इज अ मेन ऑफ पैसिव प्रोसेस बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीस मसल्स। वापस वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो हवा बाहर गई। ओके, नाउ देयर इज something which a factor, a force which is acting on this intrapleural pressure. This intrapleural pressure which I told is 756 is not uniform throughout the pleural cavity. It is different in the apex, it is different in the base of the lung. Why? It happens because of gravity. Gravity एक बहुत important factor है जो कि रोल प्ले करता है in determination of intrapleural pressure. Suppose मैं खड़ा हूँ ऐसे, अब देखिए ऐसे खड़ा हूँ, तो मेरे लंग्स जो होंगे वो उनका अपना वेट होगा, तो उस वेट की वजह से वो नीचे की तरफ जाएंगे, है ना, धरती की तरफ उनका झुकाव होगा। तो दिस लंग इट इज पुल्ड डाउन, ये नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये जो पैरेटल प्लूरा है, डिस्टल प्लूरा है और पैरेटल प्लूरा है, ये दोनों पास आएंगे दूसरे के, है ना, ये पास आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तो ये पास आएंगे और ये और दूर जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड एंड यहाँ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? सो एट द एपेक्स इंटरप्लूरल प्रेशर इज अराउंड -10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड द बेस इज अराउंड -2.5 सेंटीमीटर of water. In millimeter of mercury, it is around 758 millimeter of mercury, और यहाँ it is around 753 millimeter of mercury. बच्चों फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट है ये कंसेप्ट बहुत कम आएगा आपके। ग्रेविटी की वजह से लंग्स हमारे नीचे की तरफ खींच रहे हैं। जब लंग्स नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये कम हो रहा है, ये वॉल्यूम बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ा तो 758 ज्यादा है एज कंपेयर टू 753, और यहाँ बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग प्रेशर विल बी डिक्रीज मोर नेगेटिव, सो इट विल बी -10 सेंटीमीटर मोर नेगेटिव, -10 लेस नेगेटिव -2.5. गॉट द पॉइंट? सो बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देयर इज डिस्क्रिपेंसी इन द इंटरप्लूरल प्रेशर, बट फॉर अस हम जहाँ तक हमें फिजियोलॉजी पढ़ना है, वी विल अज्यूम कि हर जगह प्रेशर जो है वो अराउंड -4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, इट्स अराउंड 756 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। गॉट द पॉइंट? इन प्रेशर के अलावा भी कुछ प्रेशर्स होते हैं। प्रेशर डिफरेंस ओवर हियर व्हिच इज कॉल्ड एज द प्रेशर डिफरेंस ओवर हियर व्हिच इज कॉल्ड एज this pressure difference in the lungs and in the pleural cavity. This is called as transpulmonary pressure. तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेशर बिटवीन pleural cavity and outside of the pressure. This is called as transthoracic प्रेशर। और तीसरा लंग्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में ये दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर।
ठीक है। ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर आपका दिस माइनस दिस, सो 760 माइनस 756 अराउंड 4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। ट्रांस रेस्पिरेटरी 760 माइनस 760 विच इज 0। ऐसे आप प्रेशर निकाल सकते हैं कि क्या प्रेशर आपका होगा, ठीक है। तो ट्रांस पल्मोनरी इज बिटवीन लंग्स एंड between pleural cavity. Trans thoracic is between pleural cavity and atmospheric pressure, and trans respiratory is between lungs and the atmospheric pressure. These are three more important pressures which must be known. So total there are 6 pressures which you must know: intrapulmonary pressure, intrapleural pressure, atmospheric pressure, transpulmonary pressure, transthoracic pressure and ट्रांसरेस्पिरेटरी प्रेशर। ये 6 प्रेशर हैं जो कि हमारे लंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इन डिफरेंट प्रेशर्स के रोल प्ले की वजह से ही आपके लंग्स या तो एक्सपैंड करते हैं या कंप्रेस होते हैं, छोटे, या तो ब्रीथ इन करेंगे हम या ब्रीथ आउट करेंगे। डायफ्राम जो हमारी मेजर मसल है फॉर रेस्पिरेशन, इट इज सप्लाइड बाय द फेरिक नर्व C3, C4, C5 इसकी गुड वैल्यू है। और जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं, दे आर सप्लाइड बाय सेगमेंटल स्पाइनल नर्व्स, ओके। दीस सेगमेंटल स्पाइनल नर्व्स दे सप्लाई द इंटरकोस्टल मसल्स। जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है वो हमारी डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स और मीडियली जाती है, कुछ ऐसे स्पैन करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमारी नीचे वाली रिब को ऊपर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से हमारे जो ट्रांसवर्स डायमीटर वो बढ़ता है, हमारा लंग का जो वॉल्यूम है, इंटरस्टैटिक वॉल्यूम है, वो एक्सपैंड करता है। तो ये है हमारा बेसिक मैकेनिज्म जो हमारे काम करते हैं ड्यूरिंग वेंटिलेशन। इन सब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको, क्योंकि इन्हीं में से कोई भी एक दिक्कत होगी तो आपको प्रेशर का चेंज होगा या वॉल्यूम का चेंज होगा, जिसकी वजह से लंग्स की दिक्कतें बढ़ेंगी। हमारी जो डेवलपमेंट की हिस्ट्री है लंग्स की, वो हम लोग पहले समझते थे कि लंग्स का काम खाली हमारा ब्रीदिंग का खाली फंक्शन इतना है टू कूल द हार्ट। जब बिफोर सेंचुरी की बातें हैं, बिफोर क्राइस्ट की बातें हैं, ये सब कि जब पता नहीं था कि क्या फंक्शन है हमारे लंग्स का, तो लोगों को लगता था कि लंग्स इसलिए होते हैं ताकि हमारा हार्ट जो है जो काम करता है उसे ठंडा करना है। फिर ग्रेजुअली जैसे डेवलपमेंट हुआ, साइंस की और नॉलेज हुई, तब लोगों को समझ में आया कि लंग्स का काम है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। बेसिकली रेस्पिरेशन का जो फंक्शन समझ में आया वो समझ में आया जब हम लोगों ने जाना कि कैसे ऑक्सीजन को लेते हैं और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। So basically the mechanics of respiration is this much. किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकता है मैसेज, या मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मुझे पूछ सकता है। थैंक यू।